ओके, गुड इवनिंग। कल हमारा हुआ था, कुछ टॉपिक हो गए थे डिफरेंट एंटिटीज के। आज हम करने वाले हैं एलएलपी। जैसे अब आज आप लोगों का टेस्ट हुआ छोटा सा, कल से फिर होगा। ठीक है, तो कल तो वैसे ही आप लोगों का पूरा टेस्ट ही है ना। थर्ड और सेवंथ चैप्टर का टेस्ट है कल, थर्ड और सेवंथ चैप्टर का। आगे आ जाओ, ऑडिट ऑफ एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट है ये 2008 का। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2018 का, सॉरी 8 का। ये पार्टनरशिप की तरह है, पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्स कॉम्बिनेशन है ये, पार्टनरशिप का और कंपनीज का। क्योंकि पार्टनरशिप में होता क्या था, पहले पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती थी। अब पार्टनर्स बोल रहे थे हमें रहना लिमिटेड लाइबिलिटी के तौर पे है, लेकिन रहना भी पार्टनरशिप में है। तो ये डिमांड उठ के आ रही थी पिछले कई सालों से। तो उन्होंने क्या किया, एलएलपी एक्ट ही खोल दिया कि आपकी लाइबिलिटीज लिमिटेड रहेंगी। तो अगर आपकी लाइबिलिटीज लिमिटेड हैं तो आपके ऊपर क्लोजेस कंपनी वाले कुछ कुछ हम लगा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्प्लाइंसेस बहुत बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अगर आप अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी अनाउंस कर रहे हो तो देखा जाए तो फिर गवर्नमेंट को तो स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। कोमल ऊपर क्लास में बैठे हो तो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट के जैसे रूल्स आप कह सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, पार्टनरशिप में पहले क्या चल रहा था, उनकी लाइबिलिटी क्या होती थी, हाँ जी, अनलिमिटेड होती थी। वो चाहते थे कि हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाए। अगर लाइबिलिटी लिमिटेड है, फायदा लेना चाहते हो तो कॉम्प्लाइंसेस बढ़ जाएंगी। तो यही चीज हुई, पार्टनरशिप को मतलब कंपनी से मिक्स कर दिया गया, पार्टनरशिप को कंपनी से मिक्स करके एलएलपी बना दिया गया। इसका पॉइंट नंबर 1 आपके पास है, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स या ऑडिट वगैरह। तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मेंटेन करनी पड़ेंगी, कह रहे हैं एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। कह रहे हैं जो एलएलपी एक्ट बोलेगा वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। तो पहला एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। कह रहे हैं बुक्स में भी मेंटेन या तो कैश बेसिस या एक्रूवल बेसिस, जैसा भी एक्ट बताएगा। कैश या एक्रूवल दो ही तो बेसिस होते हैं, तीसरा हाइब्रिड होता है। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम और एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर वो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने हैं। 4 पॉइंट निकल के आए, क्या आप लिख सकते हो, बता सकते हो क्या क्या। पहला एज में बी प्रिस्क्राइब, कैश और एक्रूवल बेसिस, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग, और रजिस्टर्ड ऑफिस में बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या होता है, हेड ऑफिस। समझ लो उनकी एक कोई और ब्रांच है तो कह रहे हैं ब्रांच से पहले आप हेड ऑफिस में ही रखो। 4 पॉइंट क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, एज में भी प्रिस्क्राइब। कौन प्रिस्क्राइब करेगा, एलएलपी एक्ट। पॉइंट नंबर 2, या कैश बेसिस पे या फिर एक्रूवल बेसिस पे। पॉइंट नंबर 3, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 4, मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके बाद है रूल 24 ऑफ एलएलपी। क्या हमें ये याद रखना है, जी नहीं, ये याद आपको नहीं रखना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कह रहे हैं कौन कौन से होंगे, जो एज में भी प्रिस्क्राइब था ना ऊपर, ये वो है। देखो, मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड पढ़ चुके हैं, सब पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी पढ़ चुके हैं, कंपनीज एक्ट में भी आएगा। एसेट्स और लायबिलिटीज यानी कि बैलेंस शीट, पहले में आप लिख लो कैश बुक, सेकंड में बैलेंस शीट, थर्ड में कॉस्ट रिकॉर्ड्स। थर्ड पे देखो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बोल सकता हूं मैं इसको कि कॉस्ट ऑडिट बोलूं, अभी बुक्स की बात हो रही है तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स। और एनी अदर पर्टिकुलर्स, एनी अदर पर्टिकुलर्स में आप फॉर एग्जांपल लिख लो पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि इन तीनों में अगर इन्होंने पी एंड एल नहीं बोला तो एनी अदर में पी एंड एल हो जाएगा, सेल्स के वाउचर हो जाएंगे, परचेज के वाउचर हो जाएंगे, बैंक स्टेटमेंट्स हो जाएंगी, कुछ भी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, यहां पे लिख रहा हूं मैं, देखो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड सबसे ऊपर पहला क्या था, कैश बुक। लिखो आप लोग के साथ साथ कैश बुक। पॉइंट नंबर 2 क्या है, बैलेंस शीट। पॉइंट नंबर 3, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। पॉइंट नंबर 4, अदर। अदर के ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं पी एंड एल अकाउंट या सेल्स रिकॉर्ड, परचेज रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट्स, ये सब कुछ। उसके बाद आपके पास है द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी प्रिजर्व फॉर 8 ईयर्स। कह रहे हैं 8 सालों तक आपको बुक्स रखनी पड़ेंगी, 8 ईयर्स। चले आगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स खत्म हो गया। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या मेंटेन करनी है, सबसे पहले ऊपर अकाउंट्स के अकॉर्डिंग था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज में भी प्रिस्क्राइब, वो अपने 4 पढ़ ली। डबल एंट्री सिस्टम, कैश एक्रूवल बेसिस और रजिस्टर्ड ऑफिस में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आ गया, कैश बुक, बैलेंस शीट, अदर्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स। चलो जी आगे जल्दी जल्दी करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सोलवेंसी, ये नई चीज आ रही है। कह रहे हैं आपको ना हर साल कि आप लोग सोलवेंट हो, क्योंकि आपकी देखो लाइबिलिटी क्या है,
इस चैप्टर में एलएलपी में आपकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड। तो लिमिटेड है अगर आप लोगों ने कहीं से क्रेडिटर से सामान ज्यादा उठाया हुआ है या फिर बैंक वालों से लोन ज्यादा लिया हुआ है, तो आप अभी तो लिमिटेड हो, बच जाओगे कल को अगर इंसॉल्वेंट हो गए। तो इसलिए आपके ऊपर ना एक प्रोविजन डाला गया, हर साल अपनी सोल्वेंसी पोजीशन रजिस्ट्रार को बताओ। सोल्वेंसी पोजीशन मतलब अपना लेखा चिट्ठा कि आपके पास कितना पैसा है, या जो भी अपनी एसेट लाइबिलिटी का ब्यौरा। सोल्वेंसी का मतलब यही होता है ना कि आपके पास एसेट्स है मोर देन लाइबिलिटीज, तो आप सोल्वेंट हो। सर इसमें हर जगह एलएलपी 2009 क्यों लिखा है, जबकि एक्ट तो 2008 रूल्स है, ये रूल्स 2009 में आए थे, एक्ट 2008 में आता है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसके रूल्स 1962 में भी है, 3 में भी है, ऐसा कुछ। रूल्स क्या, रूल्स का मतलब होता है उसकी डिटेल्ड। अब जैसे इन्होंने एक्ट में क्या लिखा, अगर सबसे ऊपर अगर आप देखोगे, एलएलपी शैल मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। एक्ट ने बोल दिया कि हम ना प्रिस्क्राइब कर देंगे, और प्रिस्क्राइब करने के लिए उनको 1 साल लग गया। उन्होंने उसके डिटेल्ड रूल्स बनाए, रूल्स उन्होंने बनाए 2009 में। ठीक है, तो एक्ट और रूल का ईयर में भी चेंज वो हो सकता है, तो वो उन्होंने कब बताए हैं, रूल्स में। तो इनकम टैक्स में भी, जीएसटी में भी, किसी भी एक्ट में ये चीज आ सकती है। ये मतलब नॉर्मल अगर लोग बीकॉम वालों को ये चीज जल्दी जल्दी समझ नहीं आएगी, लेकिन आपको सीए वालों को याद रखनी पड़ेगी। कई बार अगर आप प्रैक्टिकल सिनेरियोस देखोगे, एस बुक में भी प्रिस्क्राइब्ड है, समझ लो आप प्रैक्टिकली एलएलपी फॉर्म करवा रहे हो, कोई क्लाइंट आया, अब वो आपसे पूछेगा कि चलो आपने मेरी एलएलपी तो खुलवा दी, मेरे को ये बताओ मेरे को क्या क्या खाते रखने हैं। अब अगर आपने सिर्फ एलएलपी एक्ट पढ़ा, वो तो कहोगे एस में भी प्रिस्क्राइब, भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनानी पड़ेंगी ना। तब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वी आर सीए, हमें पता है कि वो प्रिस्क्राइब करेंगे तो किसी रूल में कर देंगे। एक्ट में अगर 1 लाइन लिखी हुई है, रूल में उसके 5 या 6 लाइनें लिखी होती हैं, सारी डिटेल्स कहाँ पे लिखी होती है, रूल्स में। तो कभी भी आप इनकम टैक्स एक्ट उठाओ या कोई भी, तो उसकी बुक इतनी आएगी, समझ लो कोई भी एक्ट है, जब वो आप उसके रूल की बुक परचेज करोगे वो इतनी होगी, क्योंकि रूल्स का मतलब होता है डिटेल्ड। सोल्वेंसी पोजीशन पे आते हैं जल्दी से। सोल्वेंसी पोजीशन क्या होती है, हर साल आपको बताना पड़ेगा आप सोल्वेंट हो कि नहीं। ऐसा क्यों, इसकी इंटेंशन है क्योंकि आपके ऊपर हमने लिमिटेड लायबिलिटी का क्लोज डाल दिया, कल को ये ना हो आप बैंक वालों से या क्रेडिटर से पैसा लेके भाग जाओ, इसलिए आपको सोल्वेंसी पोजीशन बतानी पड़ेगी। एवरी एलएलपी शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर और सोल्वेंसी। तो पहले पॉइंट के साइड पे लिखो प्रिपेयर इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा SOS, स्टेटमेंट ऑफ सोल्वेंसी। प्रिपेयर SOS, प्रिपेयर SOS कब, विद इन 6 month, कब, फ्रॉम द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। तो देखा जाए 30 सितंबर से पहले, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 30 सितंबर से पहले, विद इन 6 month। ये क्या है, प्रिपेयर। अब आप लोगों को ना मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, अब वैसे मैंने कहीं ना कहीं आपको ये हिंट दे के या लिखवा के आधी क्वेरी सोल्व कर दी, अब देखेंगे किसका दिमाग चलेगा कुछ 2-4 मिनट के बाद। स्टेटमेंट ऑफ सोल्वेंसी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोल्वेंसी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एवरी ईयर। जैसे ऊपर था उन्होंने कहा था कि सोल्वेंसी बना के आरओसी को, आरओसी कंपनी के आरओसी को नहीं, पार्टनरशिप का आरओसी अलग होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सोल्वेंसी शैल बी फाइल्ड इन फॉर्म 8 with the registrar within a period of 30 days at the end of 6 month of the financial year। ये देखना ठीक है या गलत है, ऊपर तो लिख रहे हैं 6 महीने में, यहाँ पे लिख रहे हैं 30 दिन, क्या फर्क है दोनों में? स्टेटमेंट बनाना 6 महीने के बाद 30 डे में बेचना है। क्या क्या क्या, फिर से? पहले में स्टेटमेंट बनानी है और सेकंड में उन्होंने बेचनी है। हाँ बस यही है, तभी मैं आपको पहले कह रहा था, मैंने आधी हिंट तो आपको ऊपर दे ही दी थी। तो पहले में क्या है, प्रिपेयर SOS, और यहाँ पे है फाइलिंग ऑफ SOS। फाइलिंग किसको करते हैं अपन, रजिस्ट्रार को, और वो कब करना है अपने 30 डेज में। कौन से 30 डेज, वो जो 6 महीने आपके बन जाते हैं उसके बाद। उसके बाद ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, कह रहे हैं एलएलपी के अकाउंट्स ऑडिट होने में कंपलसरी हैं। तो पहला पॉइंट है अकाउंट्स शैल बी ऑडिट, तो शैल को सर्कल कर देना। शैल का मतलब होता है कंपलसरी, शैल का मतलब क्या होता है, लिख लो शैल को कंपलसरी इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स। कहते हैं हम बता देंगे रूल्स, तो रूल्स बताने वाले हैं ये आपको। एक्ट ने तो इतना लिख दिया कि हर एलएलपी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होंगे, ऑडिट एज पर रूल्स।
अब अगर आपके पास रूल्स वाली बुक नहीं है, कभी भी अब जब आप सीए ऑफिस में जाओगे, एक्ट की बुक अलग होती है, उसके साइड पे रूल्स की बुक्स अलग पड़ी होती हैं। तो अगर आपने सिर्फ एक्ट पढ़ लिया तो आपको देखा जाए तो अधूरी नॉलेज ही हो गई ना। तो आपको अपने क्लाइंट को बताना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट से ऑडिट कैसे करनी है, वो रूल्स में लिखा है। पहला रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर, एलएलपी हुज टर्नओवर डज नॉट एक्सीड इन एनी फाइनेंशियल ईयर 40 लाख या फिर हुज कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गेट। तो कह रहे हैं किस किस को नहीं बनानी है, अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख तक या कंट्रीब्यूशन कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहाँ तक है 25 लाख तक, अगर उससे कम है तो आपको ऑडिट नहीं करवानी। इफ पार्टनर ऑफ सच एलएलपी डिसाइड टू अकाउंट्स, ठीक है करवा सकते हैं। यहाँ पे सेकंड के साइड पे लिखो वॉलंटरी ऑडिट। एलिजिबल ऑफ ऑडिटर, इसको लिख दो सीए इन प्रैक्टिस, बस इतना ही है, सीए इन प्रैक्टिस ऑडिट करेगा। यहाँ पे सीएम में नहीं है, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, यहाँ पे सीएमए, इसको मैं कट कर दूंगा क्योंकि सीएम में आपके पास कहाँ आया था, इंटरनल ऑडिट में आया था। उसके बाद है पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, तो पीरियड ऑफ, इसके बाद अपन लिखेंगे यहाँ पे एवरी ईयर, मतलब ये भी 5 साल के लिए नहीं है। एवरी ईयर को मैं करूंगा टिक और 5 ईयर्स को मैं करूंगा क्रॉस। इज इट ओके? तो लिखो इसको, एवरी ईयर को टिक करो और 5 ईयर्स को क्रॉस करो। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, मतलब जो मेन पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, जिनके साइन वगैरह चलते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर मे अपॉइंट द ऑडिटर एट एनी टाइम ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कह रहे जो पहले साल आपने ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो एंड से पहले पहले कर लेना, बिल्कुल ठीक है। एट एनी टाइम ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट लीस्ट 30 डेज प्रायर टू एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। कह रहे कम से कम 30 दिन का टाइम तो रख लेना। अगर 31 मार्च खत्म हो रहा है तो 1 मार्च तक अपने ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना। टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर इंक्लूडिंग in the case when the turnover of contribution exceeds the limit to fill up the casual vacancy। कह रहे हैं कि अगर आपकी लिमिट एक्सीड हो रही है, कौन सी लिमिट, वो 40 लाख वाली और 25 लाख वाली, तो या फिर आपका ऑडिटर रिमूव करके चला जाता है, तब आपको कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है। लिख दो फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। इसके 2 पॉइंट देखो, 2 पॉइंट मैं कैसे बना रहा हूं, बताओगे क्या क्या? पहला पॉइंट, अगर लिमिट से ऊपर चला जाए क्रॉस हो जाए, इफ लिमिट एक्सीड्स, तब आपको कैजुअल वैकेंसी भरनी पड़ जाएगी, यानी कि ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ जाएगा। पॉइंट नंबर 2, जब ऑडिटर रिजाइन दे दे चला जाए, रिमूवल ऑफ प्रीवियस ऑडिट, रिमूवल ऑफ प्रीवियस ऑडिटर, तब आपको कैजुअल वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी, यानी कि नया सीए लेके आना पड़ेगा। उसके बाद है टेनर ऑफ ऑडिटर। टेनर ऑफ ऑडिटर क्या है? ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस इन अकॉर्डेंस, सॉरी एक पॉइंट रह गया ना, ई पॉइंट। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर बाय द पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, थोड़े महान पार्टनर, थोड़े ज्यादा वर्किंग पार्टनर्स उससे नीचे वाले, मतलब जिनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं चल रही लेकिन पार्टनर्स तो हैं। पार्टनर मे अपॉइंट एन ऑडिटर वेयर द डेजिग्नेटेड पार्टनर हैव पावर टू अपॉइंट एंड हैव फेल्ड टू अपॉइंट। ये अपॉइंट है, ईयर मार्क कर लियो इसको, ये अपॉइंट है। तो कह रहे हैं अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर को ऊपर अथॉरिटी दी थी, उन्होंने नहीं किया, तो जो बाकी पार्टनर्स हैं वो कर लेंगे। 6वां पॉइंट टेनर। टेनर में क्या है? कह रहे हैं जब तक नया ऑडिटर नहीं आ जाता तब तक आप ही संभाल लो, या जब तक पुराने ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो जाते तब तक आप ही संभालो। जिसको भी अभी आप ऊपर कैजुअल वैकेंसी में नए ऑडिटर को लेके आए ना, कह रहे हैं जब तक अब नया सीए नहीं आ जाता आप संभाल लो, या फिर जब तक आप रीअपॉइंट नहीं हो जाते अभी आप ही काम कर रहे हो। जो विद इन द ईयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर साल तो ऑडिटर हाँ विद इन द ईयर। उसके बाद है एडवांटेज या नीड ऑफ, एडवांटेज, नीड या पर्पस ऑफ ऑडिट। तो देखा जाए ये अपने ऊपर पार्टनरशिप ऑडिट में पढ़े थे, वही वाले आने वाले हैं जल्दी से। सबसे पहला क्या है? डिटेक्शन इन फ्रॉड एंड एरर्स। डिस्प्यूट के केसेस में अगर पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है तो अगर ऑडिटेड अकाउंट्स होंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी सेटलमेंट हो जाएगी। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपको जल्दी से मनी लैंड या उधार दे सकते हैं। अगर पीरियडिकल विजिट या सजेशंस देता रहता है ऑडिटर तो आपकी मैनेजमेंट इंप्रूव हो जाती है, वो अगर कंसल्टेंसी देता रहता है। उसके बाद आपके पास है एडमिशन, डेथ या रिटायरमेंट के टाइम पे आप ऑडिटेड बैलेंस शीट के सहारे जल्दी अकाउंट सेटल कर सकते हो। 5 पॉइंट जल्दी से रीड करो।
ये 5 पॉइंट मैं सुनूंगा अभी के अभी। पहला, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, डिस्प्यूट कैन बी सेटल्ड इफ ऑडिटेड अकाउंट्स आर देयर। तीसरा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जल्दी मनी उधार दे सकते हैं। मैनेजमेंट इंप्रूव करवाते हैं। और 5वां, रिटायरमेंट डेथ एडमिशन के टाइम पे सेटलमेंट जल्दी हो जाती है। फिर से 5 पॉइंट एक बार आप लोग बोलो। पहला, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, डिस्प्यूट सेटल्ड। पॉइंट नंबर 3, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लैंड्स द मनी ऑन बेसिस ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स। 4, इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट। और पॉइंट नंबर 5, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे अकाउंट जल्दी। उसके बाद है ऑडिटर्स की ड्यूटी। यहाँ पे थे एडवांटेज। अब है ऑडिटर्स की ड्यूटी की ऑडिटर को क्या करना है। ऑडिटर अगर एलएलपी में जा रहा है, सबसे पहले तो वो ही शुड ऑब्टेन द इंस्ट्रक्शन इन राइटिंग एज टू वर्क परफॉर्म। तो कह रहे हैं सबसे पहले तो आप उनसे राइटिंग में लेंगे। ये अपना वो नहीं हो गया WR, तो WR का ऐसे कौन सा होता था 580, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहे हैं पहले WR ले लेना उनसे, यानी कि उनके पार्टनरशिप डीड, MOA जो भी चार्टर वो बनाते हैं उनसे ले लेना लिखत में, ताकि आपको पता चल सके कौन पार्टनर्स है, कैसा है। ऑडिटर शुड मेंशन, या उसको रिपोर्ट करनी है क्या सारे रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन ट्रू और फेयर व्यू है कि नहीं, क्या उसने सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड कर ली कि नहीं, क्या उसके काम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस है या लिमिटेशंस तो नहीं लगाई गई। पहला पॉइंट क्या है, उसको क्या मेंशन या रिपोर्टिंग करनी है कि सारी इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, क्या उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि नहीं। पॉइंट नंबर 3, कोई रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशन तो नहीं इम्पोज की गई। क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है। 3 पॉइंट फिर से, सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए और रिस्ट्रिक्शन या फिर लिमिटेशन। ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑडिटर शुड रीड द LLP एग्रीमेंट एंड नोट द फॉलोइंग प्रोविजन। ऊपर वाले में पहले पॉइंट में आपने क्या था, क्या काम करने हैं मैंने, यानी कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट था वो। WR को आप एक बार और लिख दो यहाँ पे ब्रैकेट में, ये आपके पास एक तरह से हो गया लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कि भाई मुझे बताओ, मेरे को इंटरनल ऑडिट के लिए बुलाया है, स्टॉक ऑडिट के लिए बुलाया है, स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए बुलाया है, ये तो वो हो गया। फिर दूसरे में रिपोर्टिंग में ट्रू फेयर व्यू, ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशन जो इंपोज करी गई वो। उसके बाद है रीड द LLP एग्रीमेंट। ये वो ना हो गई पार्टनरशिप डीड, सिमिलर पार्टनरशिप डीड है तो उस पे पढ़ लो। बिजनेस क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूट कितने कर रखी है, क्या इंटरेस्ट देते हो कैपिटल के ऊपर, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन समझते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्लैट्स बनानी है, एक सोसाइटी बनानी है, हम 5 लोगों ने मिलकर हमने बोला कि जब ये फ्लैट तैयार हो जाएंगे, चाहे इसको 3 साल लगे 4 साल, फिर आप पार्टनरशिप बंद कर देंगे। तो अगर ऐसा एग्रीमेंट है तो वो भी देख लेना। ड्रॉइंग्स कितनी आपको अलाउ की गई, एक दूसरे को सैलरी कितने देते हो, राइट्स ड्यूटीज क्या हैं, आपस में सेटलिंग कैसे करते हो अकाउंट्स की, उसके मेथड्स, कोई लोन देता है पार्टनर्स या एक दूसरे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये इसको आप लिखो थर्ड को, सिमिलर टू पार्टनरशिप डीड, सिमिलर टू पार्टनरशिप डीड। लास्ट पॉइंट आपके पास है मिनट बुक इज मेंटेन। अगर वो मिनट बुक मेंटेन कर रहे हैं, कौन, पार्टनर्स, जो आपस में डिसीजन लेते हैं उसकी रिकॉर्डिंग। ऑडिटर शेल रेफर, क्या कोई उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, ORA SRA जो भी होते होंगे उनके। डन। इसको एक बार के लिए फिर से रिवाइज करता हूं मैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले ये मैं आ रहा हूं सोल्वेंसी वाली रेशियो से, SOS से। SOS मेरे को हर साल बनानी है, हर साल बनानी है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ। फिर से SOS मेरे को हर साल बनानी है, हर साल बनानी है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ। फिर मेरे को क्या वो रख लेनी है अपने पास सजाने के लिए, नहीं, मेरे को फाइल करनी है फॉर्म 8 में। किसको, ROC को 30 डेज में। कौन से 30 डेज, 6 मंथ के बाद वाले। उसके बाद ऑडिट करनी है LLP की, करनी है। फिर कहाँ पे बताया गया, रूल्स में। लेकिन रूल्स कह रहे हैं कि अगर कंट्रीब्यूशन 25 से कम है और टर्नओवर 40 से कम है तो नहीं करनी। या फिर दूसरा आपके पास था क्या है, वॉलंटरी ऑडिट भी आप करवा सकते हैं। एलिजिबल कौन है ऑडिटर के लिए, CA इन प्रैक्टिस। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट हर साल होगी, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करेगा हर साल, जो पहले साल है एट द एंड से पहले ऑडिटर को अपॉइंट कर देना है, लेकिन 30 दिन का टाइम तो कम से कम रख लेना। कैजुअल वैकेंसी यानी कि नए ऑडिटर को अपॉइंट करना है अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है या फिर पुराना ऑडिटर छोड़ के चला जाता है। टेनर क्या होगी, हर साल के लिए। एडवांटेजेस में थे डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स थे, डिस्प्यूट्स थे, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स लैंड मनी टू पार्टनरशिप, इंप्रूविंग द मैनेजमेंट और डेथ रिटायरमेंट।
ऑडिटर की ड्यूटी में क्या था, पहले रिटर्न में अपनी अपॉइंटमेंट का लेटर ले लेगा जिसके ऊपर उसके पास स्कोप या लिमिटेशंस सब कुछ दिया होगा। पॉइंट नंबर 2 में रिपोर्टिंग के ट्रू फेयर ऑब्टेन ऑल इन्फॉर्मेशन और रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस वो। उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट पड़ेगा, सब कुछ पार्टनर की डिटेल देखेगा, उनका बिजनेस, उनकी ड्यूरेशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ड्रॉन या ड्रॉइंग्स, कोई लोन और एडवांसेस दिया वो, और अगर मिनट बुक है तो वो भी देखेगा। आगे एनुअल रिटर्न्स, एक तो थी सोल्वेंसी रेशियो, ये एनुअल रिटर्न जीएसटी की रिटर्न होती है। अगर मैं 3B की बात करूं मंथली होती है ना, किसको देनी होती है, जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग सप्लायर को भरनी है, आरसीएम के केस में भरनी है, जो भी केसेस हैं। ऐसे ही पार्टनरशिप वालों को बोला आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न तो भरनी है, जीएसटी अगर आपके ऊपर लग रहा है वो भी करते चले जाओ। सोल्वेंसी रेशियो वो तो हमने बता ही दिया, साथ में वो आपको एक एनुअल रिटर्न भरनी होती है। जैसे हर कंपनी को भी हर साल एक एनुअल रिटर्न भरनी होती है, हर कंपनी को एमजीटी 7 एनुअल रिटर्न का, तो जो भी है, तो जैसे कंपनी को हर साल अपनी एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है, ऐसे ही एलएलपी को। कह रहे हैं एवरी एलएलपी शेल फाइल, पहले तो शेल फाइल को सर्कल करो, यानी कंपल्सरी, ड्यूली ऑथेंटिकेटेड विद रजिस्ट्रार विद इन 60 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 दिनों में। फिर वो 6 महीने में क्या था, एसओएस। एनुअल रिटर्न के लिए फॉर्म है 11, याद रखना है, लिख दो लर्न। तो देखा जाए एनुअल रिटर्न 60 डेज में, लिख दो 60 डेज। उसके बाद है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स केप्ट बाय रजिस्ट्रार, इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स केप्ट बाय रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ने अगर अपने पास कोई डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं एलएलपी के, उसकी इंस्पेक्शन करना चाहता है कोई पार्टनर या कोई पर्सन, कोई बैंक वाले, कोई गवर्नमेंट। डॉक्यूमेंट्स टू बी मेड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, ये क्या हो सकता है, पार्टनरशिप डीड हो सकती है, एलएलपी एग्रीमेंट हो सकता है, कोई भी चार्टर एमओए हो सकता है, नेम ऑफ पार्टनर्स या कोई चेंज हुए, स्टेटमेंट ऑफ एसओएस, ठीक है, ये एसओएस होगी ना आपके पास, और उसके बाद एनुअल रिटर्न जो रजिस्ट्रार के पास पड़ी है। हु कैन इंस्पेक्ट, एनी पर्सन, इंस्पेक्शन की फीस 50 रुपए। क्या आपको टॉपिक समझ में आया? ये रजिस्ट्रार के पास उस एलएलपी का सारा रिकॉर्ड पड़ा है, कोई बैंक वाला आया कहता हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी से चेक करना चाहते हैं जो रेगुलेटरी बॉडी है, तो रेगुलेटरी बॉडी कौन बैठी है यहाँ पे, पार्टनरशिप के रजिस्ट्रार, तो कह रहे हैं वहां से चेक करने हैं। कोई इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट, ठीक है, पार्टनर्स की डिटेल्स, एसओएस और एनुअल रिटर्न्स। पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, किससे, पार्टनर्स वगैरह से, एलएलपी वालों से। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार मे रिक्वायर एनी पर्सन इंक्लूडिंग एनी प्रेजेंट या फॉर्मर पार्टनर। इसके ऊपर आपके पास ट्रू फॉल्स बन सकता है, एनी प्रेजेंट और फॉर्मर पार्टनर, इसको लिख दो ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट। बताओ मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि पुराने पार्टनर से भी रजिस्ट्रार चाहे तो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है, या फिर कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉइज ऑफ एलएलपी टू आंसर एनी क्वेश्चन, तो एम्प्लॉय को भी सर्कल करोगे और डेंजर का साइन बना दो, लिख दिया ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट। इन केस सच पर्सन डज नॉट आंसर द क्वेश्चन, ओहो इतनी मजाल, और मेक सच ए डिक्लेरेशन और सप्लाई सच डिटेल for particular asked by the registrar within a reasonable time or time given by registrar when the registrar is not satisfied with the reply this तो power to summon है। कहने का मतलब आवाज नीचे रखनी है सामने वाले ने, अगर उसकी आवाज बुलंद हुई तो रजिस्ट्रार के इरादे बुलंद हो जाएंगे, वो नोटिस दे देगा, समन दे देगा कि भाई ये चीजें आपने गलत वगैरह दी है। इसी के साथ आपका एलएलपी खत्म, इतना ही था। एलएलपी में सबसे पहले क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या थी, एज में भी प्रिस्क्राइब में कौन कौन सी थी, कैश बुक, बैलेंस शीट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स और अदर। दूसरा आपके पास था कैश बेसिस या एक्रूवल बेसिस। तीसरा डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। फोर्थ बुक्स ऑफ अकाउंट्स शैल बी मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं कि आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो अगर तो ये क्वेश्चन मैं चैप्टर के एंड में डाल देता ना, ये कभी दिखने ही नहीं थे, इसलिए हम हर टॉपिक के साथ साथ ही क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आपको साथ साथ 3-4 क्वेश्चन तो बंदा पढ़ सकता है। अब इस पूरे चैप्टर के अगर मैं 30-35 क्वेश्चंस लास्ट में डाल दूं ना तो वहीं पे पड़े रह जाएंगे, है ना, मुर्दा घाट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय एलएलपी। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स
मेंटेन बाय LLP। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग करोगे क्या, आप एज में भी प्रिस्क्राइब वाले भी चारों पॉइंट लिख दोगे और नीचे वाले भी, क्योंकि यहाँ पे हमें आइडिया नहीं लग रहा कि ये क्या पूछना चाहते हैं। ICA का पता नहीं होता ना, क्योंकि ICA चाहता है कि आप थोड़े से ज्योतिषी भी बनो। प्रवीण शर्मा सर कहते हैं ना कि ICA आपसे उम्मीद करता है आप ज्योतिषी भी बनो, पंडित भी। इसलिए पंडित के चक्कर में आपको सारे पॉइंट लिखने पड़ जाएंगे। पहला जल्दी से जल्दी जल्दी लिखते चले जाओ, प्रिस्क्राइब्ड। पॉइंट नंबर 2 कैश एज पर कैश या एक्रूवल बेसिस, ऐसे लिखो एज पर कैश एक्रूवल बेसिस। तीसरा एज पर डबल एंट्री, एज पर डबल एंट्री। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 मेंटेन्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, मेंटेन्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड को REG लिख लो अभी के लिए, मेंटेन्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस। उसके बाद आप लिख दो, 5वां पॉइंट लिख लो, कौन सा है, कैश बुक। 6 में लिखो बैलेंस शीट, 7th में लिखोगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ना कि कॉस्ट शीट। डन, लिखे हैं सारे, लिख लिए क्या? मुझसे पहले कैसे लिख लिए? मैं तो अभी शॉर्ट फॉर्म। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट नोट ऑन स्टैट्यूटरी प्रोविजन एज टू ऑडिट। यहाँ पे आप ऑडिटर के पॉइंट लिख दोगे। एक तो 40 लाख या 25 लाख से कम है तो नहीं करवानी, ठीक है। फिर कैजुअल वैकेंसी के पॉइंट, CA इन प्रैक्टिस करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करेंगे। तो देखा जाए यहाँ पे उन्होंने ये मांगा है, तो आपको जो भी 8-10 पॉइंट लिखे, 7-8 पॉइंट्स नंबर बना के लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 बेनिफिट अराइज। तो बेनिफिट में पहला पॉइंट, जल्दी 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 आप लिखो। डिस्प्यूट, पहला था प्रिवेंशन ऑफ एरर, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। सेकंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, Banks and financial institution lends money. थर्ड है बैंक्स लैंड मनी। Improving the management of LLP. पॉइंट नंबर 4 लिखो जल्दी, क्विक। पॉइंट नंबर 4 इम्प्रूविंग द मैनेजमेंट। फिफ्थ लिखो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ। लिख लिए 5 पॉइंट कीवर्ड्स। उसके बाद है ऑडिटर्स की ड्यूटी। ऑडिटर्स की ड्यूटी का पहला पॉइंट, पहला है WR, ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, आप उससे ले लो। पॉइंट नंबर 2 था रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर 3 पॉइंट आपके पास थे, ट्रू एंड फेयर व्यू वाले। तीसरा था LLP एग्रीमेंट। अभी के लिए बस ये हेडिंग्स लिख लो ताकि ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट तो याद रहे। चले जी आगे, LLP एक्ट खत्म। LLP में कोई डाउट? चलो आगे, ये हमारे पास चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, ये आपके लिए मैंने होमवर्क दिया हुआ था, ठीक है, पढ़ लेना, बड़ी आसानी से हो जाएगा। उसके बाद हमारा एजुकेशनल वाला तो कल ही हो गया था पिछली क्लास में, ट्यूशन फीस वाला वैसा पॉइंट था। अब हम पढ़ने वाले हैं हॉस्पिटल। तो आज हॉस्पिटल में जाके हम देखने चाहते हैं कोरोना वायरस कितना फैल चुका है और डॉक्टर कितना पैसा कमा रहे हैं या इलाज कर रहे हैं या कितनी इनकम और एक्सपेंसेस आ रहे हैं। और उस हॉस्पिटल में हम देखेंगे कि चाइनीज लोगों को थोड़ा सा दूरी रखा जाए। इफ दे स्नीज विल रन। तो पहला पॉइंट रजिस्टर ऑफ पेशेंट। तो हम देख रहे हैं कितने पेशेंट का रजिस्टर आपके पास है। वाउच द रजिस्टर ऑफ पेशेंट विद कॉपी ऑफ बिल इशूड। सर्कल करो कॉपी ऑफ बिल इशूड। हर किसी को बिल इशू करने हैं, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वो तो पर्ची बनाता है, ठीक है, जिसमें आपको समझ भी नहीं आता उसने क्या लिखा है। 500 रुपये ले लेता है कि ये तो दिखाई के हैं। 200 रुपये तो होते ही हैं जनरली, 150, 200, सबसे मिनिमम 100 तो होते ही हैं। तो अगर वो 200 रुपये ले रहा है और अच्छा खासा डॉक्टर है तो दिन में 70-80 क्लाइंट पेशेंट्स तो कहीं नहीं गए, तो वो पैसा ऊपर कहीं आपको वो GST लगा के देता है। प्रोफेशनल है तो लगना चाहिए कोई टैक्स या एक नंबर में मिलना चाहिए। तो वो तो पर्ची भी ऐसे देते हैं जिसके ऊपर 3 पेशेंट के ऊपर कई बार दवाई भी लिखी होती है, कह रहे ये कट कर देना, हमें पता ही नहीं चलता कट वाला कौन सा है, हमारी कौन सी है। राइटिंग इतनी सुंदर होती है। तो कह रहे हैं सबसे पहले आप देख लेना उनके रजिस्टर्स पेशेंट के, क्या उनको बिल इशू कर रहे हैं। वेरीफाई द बिल्स फॉर अ सिलेक्टेड पीरियड with the patient's attendance record to see that bills have been correctly prepared। अब मैटरनिटी का जो भी ट्रीटमेंट होता है 3 दिन या 4 दिन का होता है हॉस्पिटल में, ठीक है, लेकिन अगर आप उनसे देखोगे कि अगर आपने 1 या 2 जिन्होंने एक्स्ट्रा उनके साथ रहना है तो 3000 रुपये पर बेड के हिसाब से एक्स्ट्रा, 3000 रुपये पर नाइट के हिसाब से एक्स्ट्रा, तो ऐसा कुछ। तो कह रहे प्रॉपर बिलिंग होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 कलेक्शन ऑफ कैश। चेक कैश कलेक्शन एज एंटर्ड इन कैश बुक। सर्कल करो एंटर्ड इन कैश बुक।
कह रहे हैं अगर कोई पेशेंट आपको कैश दे रहे हैं तो कैश बुक में रिकॉर्ड करो विद द रिसीप्ट काउंटरफॉल्स। काउंटरफॉल्स हो रहे हैं जो आप बदले में उनको रसीद पर्ची काट के देते हो। या अदर एग्जाम्पल ऑफ कॉपीज ऑफ पेशेंट बिल, काउंटरफॉल्स ऑफ डिविडेंड एंड अदर इंटरेस्ट वारंट या कॉपीज ऑफ रेंट बिल। तो कह रहे हैं कलेक्शन ऑफ कैश है, चाहे वो पेशेंट से मिले, किसी रेंट से मिले, किसी डिविडेंड से मिले, किसी इंटरेस्ट से मिले, सारी चीजें चेक करो। थर्ड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या रेंट। तो इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर चेक करना पड़ेगा। और ये शब्द आप पहली बार नहीं पढ़ रहे, इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है उसके इन्वेस्टमेंट रजिस्टर बने होते हैं, तो वो चेक कर लो, तभी तो पता चलेगा कि वहां से एक नंबर में इनकम आ रही है कि नहीं आ रही, डिविडेंड आ रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट। लीगेसी एंड डोनेशन। कोई बंदा आपको डोनेशन दे रहा है या लीगेसी, कह रहा है अब तो मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे को बस यहीं पे रख लो मुन्ना भाई MBBS की तरह, तो मेरा जो है वो आपका, ठीक है। तो कह रहे हैं कि लीगेसी या डोनेशन जो मिल रही है, अगर वो स्पेसिफिक पर्पस, सर्कल करो, अगर उसने स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया, मिस्टर आनंद माथुर जी त्याग जाने वाले थे तो उन्होंने बोला ये सारी प्रॉपर्टी मेरी आपकी, लेकिन यहाँ पे आप एक फ्री हॉस्टल जरूर खोल देना, लाइक जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आते हैं उनसे पैसे मत लेना। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैं अपनी सारी लीगेसी या डोनेशन आपको दे रहा हूँ, तो फिर आपको देखना है कि आप वो स्पेसिफिक पर्पस अचीव हुआ कि नहीं। उसके बाद रिकंसिलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। सोच के देखो, अगर वो हॉस्पिटल एज ए NGO, एज ए ट्रस्ट रजिस्टर है, तो हर मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन देगा, तो एनुअल सब्सक्रिप्शन के रजिस्टर को कैश बुक के साथ या फिर ड्यू के साथ चेक कर लेना। समझ गए, अकाउंट करवा दिया यहाँ पे मैंने बीच में। कैसे, 100 मेंबर 1-1 रुपया देते हैं, तो हर साल 100 रुपये मिल जाना चाहिए। 70 रुपीज कैश बुक में है, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, 30 रुपीज। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कैश वो मिलके हो जाना चाहिए 100। पॉइंट नंबर 6, ऑथराइजेशन या सब्सक्रिप्शन। तो देख लेना, कोई सैंक्शंस, कोई परचेजेस आपके हैं, कोई खर्चे हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑडिट में थे ना, एक्सपेंडिचर सैंक्शन होने चाहिए सारे खर्चे, और सैंक्शनिंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तो ये चेक कर लेना कि मैनेजिंग कमेटी ने उस पार्टी को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रूव किया था कि नहीं। 7th आपके पास है ग्रांट एंड TDS। तो कोई भी अगर आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है, लोकल अथॉरिटी से मिल रही है, वो आपने प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर। अकाउंटेड फॉर का मतलब क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया कि नहीं, ये होता है इसका मतलब। और देख लो, दैट रिफंड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस डिडक्टेड एट सोर्स हैज बीन क्लेम्ड। कह रहे हैं कोई भी TDS के पॉइंट है वो भी देख लेना। इंटरनल चेक, हॉस्पिटल के अंदर जो इंटरनल चेक है वो देख लो, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है गेट पे कि नहीं खड़ा, मतलब पेशेंट्स के अटेंडेंस आते टाइम और जाते टाइम बुक हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सब। डेप्रिसिएशन से पहले यहाँ पे इनको पॉइंट बनाना चाहिए था, फिक्स्ड एसेट। इनको यानी कि मुझे, महान लोगों को, पहले फिक्स्ड एसेट की टाइटल हॉस्पिटल के नाम पे है कि नहीं है, फिर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो कि नहीं कर रहे सारे एसेट्स के ऊपर, क्या आप हर साल बजट बनाते हो, उसके अकॉर्डिंग खर्चा और इनकम कैलकुलेट करते हो। इन्वेंट्री जो आपके पास पड़ी रहती है, कुछ ऑब्सोलीट हो गई है, कुछ एक्सपायर हो गई, तो उसको आप डिमोलिश कर दो, और जो पड़ी है उसकी कैलकुलेशन हर साल करते रहो। और 12वां मैनेजमेंट, गेट प्रॉपर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड सर्टिफिकेट विद रिस्पेक्ट टू वेरियस एस्पेक्ट। ठीक है, चले आगे, एक बार जल्दी से हेडिंग्स पढ़ लो, 12 पॉइंट्स हैं, जल्दी से हेडिंग। पढ़ लिए, कॉपी खोलो, ये 12 पॉइंट लिखो, सिर्फ हेडिंग हेडिंग। कॉपी खोलो, ये 12 पॉइंट्स लिखो, सिर्फ हेडिंग हेडिंग, जल्दी से पढ़ लो, एक बार पढ़ने है तो। आप लोगों को एग्जाम्पशन दे रहा हूँ 2 की, तो मिनिमम 10 तो लिख ही पाओ।
हॉस्पिटल के 12 में से कोई 10 पॉइंट लिखो जल्दी से। सर क्वेश्चन में दिए हुए हैं स्पेशल 8 पॉइंट्स लिखो, आप हमें 12 पॉइंट दे रही हो, 12 में से 10। पेपर में कुछ भी आ सकते हैं, 5 पॉइंट भी, 8 भी, 10 भी। चलो जितने हो गए छोड़ दो, कितने कितने हुए? ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ ऑडिट ऑफ क्लब पे। यहाँ पे ये क्लब वो नहीं है डिस्को दीवाने वाले, ठीक है? तो यहाँ पे जो क्लब हैं वो आपके कौन से क्लब हो सकते हैं? रोटरी क्लब, जायंट्स क्लब, लायंस क्लब, कौन सा लेक वगैरह वाले क्लब, चंडीगढ़ क्लब है, ठीक है? तो ये वो क्लब्स वगैरह होते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते रहते हैं, मतलब एनजीओज ही हैं ये भी एक तरह से, ठीक है? यहाँ के मेंबर्स होते हैं, आपस में सब्सक्रिप्शन दे दे के टेबल टेनिस, बैडमिंटन ये खेलते रहते हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं। तो जनरली ये वो वाले क्लब्स हैं। पहला है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। अगर आप उस क्लब की ऑडिट करने जा रहे हो, जैसे कि रोटरी क्लब या लॉयंस क्लब, ये हर शहर में ही होते हैं इनकी ब्रांचेस, रोटरी क्लब या लॉयंस क्लब की, ठीक है? वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, सेमिनार्स लगते हैं, डेली बेसिस पे लोग सुबह सुबह बैडमिंटन खेलने जाते हैं। जो अच्छे खासे ट्रस्टीज होते हैं वो शाम को ड्रिंक करने भी वहीं पे जाते हैं, सारे डिसीजन मेकिंग वहीं पे करते हैं, क्लब की नहीं खुद की। तो अब जैसे मेरे फादर हैं वो रोटरी क्लब के मेंबर हैं राजपुरा में, वो सुबह सुबह 6:30 बजे जाते हैं बैडमिंटन खेलने। तो उनकी तो सब्सक्रिप्शन भी बहुत हैवी है, 500 रुपये महीना, ओहो हो, तो 6,000 रुपये साल का। तो ऐसे ऐसे मतलब सभी के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। कह रहे अगर आप उस रोटरी क्लब की ऑडिट करने गए हो, सबसे पहले कुछ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करो। जैसे कि ये देखो कि वो जो सेटअप हुए हैं उनका MOA AOA चेक करो, वो एज ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, एज अ सोसाइटी, एज अ NGO, ऐसा। तो उसका इनकॉर्पोरेटिंग डॉक्यूमेंट चेक करो। दूसरा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट चेक करो कि आपके ऊपर क्या स्कोप या रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली गई। पॉइंट नंबर 3 में कंपनी में ऐसे 315 लगा के देखो, इन्वायरमेंट और एंटिटी को अंडरस्टैंड करो। और फोर्थ रिस्पॉन्स, तो देखा जाए थर्ड तो हो गया ऐसे 315। मुझे बताओ रिस्पॉन्स का स्टैंडर्ड कौन सा होता था? 330। ऐसे 330। तो पहला है MOA AOA यानी कि इनकॉर्पोरेशन का क्या चेक करो? सर्टिफिकेट। पॉइंट नंबर 2 आप लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट या स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉइंट नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी या इन्वायरमेंट। पॉइंट नंबर 4 रिस्पॉन्स। 4 एक बार फिर से क्या टॉपिक है? प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज। प्रीलिमिनरी में पहला MOA AOA यानी कि इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशंस वगैरह चेक करो। स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। किसका अपॉइंटमेंट? ऑडिटर का। पॉइंट नंबर 3 ऐसे 315 अंडरस्टैंडिंग ले लो, ऐसे 330 रिस्पॉन्स ले लो। स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑडिट, देखो कि आपने एंट्रेंस फीस क्या रखी हुई है, मेंबर्स की एप्लीकेशंस वगैरह देखो कि जो जो एंट्रेंस फीस होती है उसका फॉर्म भरवा लिया, काउंटर फॉइल उसको इश्यू कर दिया। काउंटर फॉइल जैसे मैंने आपको बताया था रसीद दे देना उनको, जैसे अगर आपका कोई बिल नहीं मिलते, स्कूल की फीस भरते हो तो आपको मिल जाता है ना वो चीज। उसके बाद जो भी सब्सक्रिप्शन का रजिस्टर है उसको चेक कर लो कि टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू और अमाउंट कलेक्टेड वो मैच हो रही है कि नहीं। सर ये तो ऊपर वाला पॉइंट है, ये रिपीट ही होने वाले हैं सारे। कोई एरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन है यानी कि आउटस्टैंडिंग, या कोई सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है, देख लो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉपरली उसकी ट्रीटमेंट की हुई है। +1 में +2 में 3 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का ही आता था, याद है सब्सक्रिप्शन का? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो, क्लोजिंग माइनस कर दो, कुछ स्टिल इन एरियर है, क्लोजिंग एडवांस है माइनस कर दो। तो ये वही कह रहे हैं कि आपको करनी आती है कि नहीं आती, तो आप बोलना हमने +2 करी हुई है। उसके बाद मेंबर्स का रजिस्टर चेक कर लो और देख लो मेंबर से कितने पैसे कुछ पेंडिंग रहते हैं या उनके साथ क्या ट्रीटमेंट्स चलती रहती हैं। पहले में एंट्रेंस फीस, दूसरे में सब्सक्रिप्शंस को रिकंसाइल कर लो, तीसरे में कुछ एरियर्स या एडवांस सब्सक्रिप्शन की प्रॉपरली अकाउंटिंग की हुई है कि नहीं वो चेक कर लो, मेंबर्स के रजिस्टर चेक कर लो, मेंबर के ड्यू या कुछ भी अमाउंट्स हैं
फिर देख लो इंटरनल चेक करो कि फूड स्टफ या ड्रिंक्स के ऊपर कंट्रोल है कि नहीं, कि जो भी आ रहा है उसको देखते जा रहे हो। स्पेशल सर्विस रेंडर्ड कर रहा है अगर वो क्लब, जैसे बिलियर्ड टेबल, ठीक है, टेनिस, बैडमिंटन, ये देख लो कि आप उनसे प्रॉपर एक फीस चार्ज कर लेते हो पर मंथ की। उसके बाद अगर आपने कोई स्पोर्ट्स आइटम, फर्नीचर, क्रॉकरी ये परचेज की है तो उसका इन्वेंट्री रजिस्टर चेक कर लो और इकोनॉमी चेक कर लो कि इकोनॉमिकल है कि नहीं। फिर देख लो कि अगर आप ये सारी चीजें उनको बेचते हो, यानी कि ड्रिंक सर्व करते हो मेंबर्स को या कुछ भी, उनसे पैसा प्रॉपर लेते हो कि नहीं लेते, और आपका जीपी क्या निकलता है। इन्वेंट्री अनसोल्ड, इन्वेंट्री ऑफ अनसोल्ड स्टोर्स एट द एंड वेरीफाइड फिजिकली, और उसकी वैल्यूएशन। कोई फर्नीचर या स्पोर्ट्स मटेरियल हैं तो उसको भी फिजिकली चेक कर लो। कोई अगर आपने इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, शेयर्स खरीद के रखे हैं तो वो देख लो सेफ कस्टडी में पड़े हैं कि नहीं, और आपके नाम पे टाइटल है कि नहीं। और सेक्रेटरी, जो ये सारे खर्चों को सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो प्रॉपर है कि नहीं है। 12 पॉइंट जल्दी से एक बार के लिए रीड आउट करो। पहला है एंट्रेंस फीस, दूसरा है सब्सक्रिप्शन मिल रही है और उसकी रिकंसाइलेशन ड्यू और आउटस्टैंडिंग के साथ। कोई सब्सक्रिप्शन हाथ नीचे, कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है या फिर एरियर है या इन एडवांस है, उसकी प्रॉपरली रिकॉर्डिंग करी कि नहीं करी। मेंबर्स के रजिस्टर चेक कर लो, उनकी कोई अमाउंट ड्यू या इरिकवरेबल है वो चेक कर लो। फूड स्टफ या ड्रिंक प्रोवाइड करते हो मेंबर्स को तो उनसे पैसा लेते हो कि नहीं लेते। कोई स्पेशल सर्विस रेंडर करते हो खेलने की, टेबल टेनिस वगैरह, वो चार्ज करते हो कि नहीं। अगर आप परचेज कर रहे हो कोई भी स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी या कुछ, तो वो प्रॉपर प्राइस पे परचेज कर रहे हो कि नहीं। उसके बाद है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद है कोई भी ये इन्वेंट्री जो बच गई उसको फिजिकली चेक करना। स्टॉक, फर्नीचर, उसको फिजिकली चेक करना। बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी, टाइटल आपके नाम पे होना चाहिए और सेफ कस्टडी पे रखो। और उसके बाद फाइनेंशियल पावर, सेक्रेटरी यानी कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी, वही हो गया ना, ये सैंक्शनिंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है कि नहीं। और मैनेजिंग कमेटी ने ही उसको अपॉइंट किया था कि नहीं। कहीं आप कल को कह दो कि आज मैं। ऑडिट ऑफ सिनेमा, सिनेमा के पॉइंट आप मुझे बताओगे क्या क्या चेक करोगे। पहले तो है प्रीलिमिनरी एक्टिविटी, इसको लिख दो सेम। प्रीलिमिनरी एक्टिविटी के सेम में सबसे पहला आपके पास था एमओए, एओए या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करना। पॉइंट नंबर 2 स्कोप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट वो चेक करना। थर्ड ऐसे 315 में अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ऐसे 330 में रिस्पॉन्स चेक करने। तो देखो सेम है, डन। उसके बाद आप अब मुझे बताओ सिनेमा की इलांटे मॉल में जो पीवीआर है, ठीक है, इलांटे मॉल की नहीं पूरी, जो उसमें पीवीआर है, आप उसकी ऑडिट करने गए। एज एन ऑडिटर आप क्या क्या चेक करोगे, मैं आपको फ्रीडम दे रहा हूं, जीरो से लेके एंड तक क्या क्या चेक करोगे। एक तो उनकी टिकट चेक करोगे, किसकी टिकट चेक करोगे, जो भी पर्सन आ रहे हैं। एक पॉइंट खाने पीने के बिल, कैसे परचेज करेंगे जो ठीक है, चलो। और कितने एम्प्लॉइज वहां काम कर रहे हैं, प्रोजेक्टर की कॉस्ट, ठीक है। और एम्प्लॉइज कितने एम्प्लॉइज उन्होंने रखे हुए हैं। जो काउंटर्स हैं, जो आप कह रहे हो फूड काउंटर्स, उसको अगर आप लोगों ने मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे किसी और को दिए हुए हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी चेक कर लो और उससे पैसा सही से मिल रहा है कि नहीं। इन्वेंट्री कौन सी, फूड की, चलो ठीक है। और बताओ। फिक्स्ड एसेट चेक कर लो, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट आपके नाम पे है कि नहीं। जब भी फिक्स्ड एसेट का पॉइंट बोलते हो ना, उसके साथ डेप्रिसिएशन का पॉइंट बोल दिया करो अगले ही, उसमें सेम में नहीं लिखना, वरना आपका पेपर में एक पॉइंट कम हो जाएगा। पहले लिख लेना फिक्स्ड एसेट जो है, फिक्स्ड एसेट के साथ ना आप हमेशा याद रखना टाइटल वर्ड, कि वो टाइटल उसके नाम पे है कि नहीं, ठीक है। आगे और जो मूवी चलाते हैं उसका वो उनको भी एग्रीमेंट। हाँ, अच्छा पॉइंट है ये वाला। आपको सिनेमा वाले तो आपने अभी तक एक आध पॉइंट ही बोला था। जो मूवी चला रहे हो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करनी पड़ती है, तो उसका एग्रीमेंट चेक कर लो। अलग अलग क्लासेस होती है, सीट्स अलग अलग क्लासेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग टिकट अलॉट करी है और पैसा मिला है कि नहीं, वो ठीक है। नेक्स्ट सर पेटेंट वगैरह कुछ पेटेंट कैसे बोलेंगे, पेटेंट वो डिस्ट्रीब्यूशन मिलती हैं आपको, वो हो गया। कुछ और अगर कोई सीट्स वगैरह की रिपेयर्स, मेंटेनेंस वगैरह बिल्कुल ठीक है। कोई आपकी वो रिपेयर मेंटेनेंस होती है, वो जरूरी भी थी, और उसके बिल मिले हुए कि नहीं मिले हुए, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के बिल वगैरह, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। कुछ एक आध पॉइंट और रह गया बस।
एक पॉइंट और, profit कमा लेते हैं, कितना उनका profit? profitable है भी या नहीं, ठीक है, financial। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, और कोई बोरिंग कर रखे लोन वगैरह की। ओके, और कोई लोन बोरिंग, 2 पॉइंट जो मैं सुनना चाहता हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। वो तो हाँ वो भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। कोई 2 पॉइंट्स अच्छे से जो मैं सुनना एक्सपेक्ट करूंगा सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अब जर्नल पॉइंट आपने सारे बोल दिए, ऐसे तो नहीं कि बिना टिकट्स के लोग मूवी देख बिना टिकट्स की मूवी, हाँ ठीक है, वो आप इंटरनल कंट्रोल या चेक करोगे, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है कि नहीं खड़ा, ठीक है। और सबसे अच्छे पॉइंट मॉडर्न पॉइंट नहीं बोल रहे, आप टिकट लेते हो कहाँ से लेते हो? गलत, मेरे को बताना कब आप काउंटर पे लेने जाते हो, आज की डेट में कब गए थे लास्ट, मेरे को बताना कि सर हमें टिकट देना। पेटीएम से लेते हो, वाउचर मिला होता है आपको, जो ऑनलाइन सिस्टम हाँ, तो आपको ये चेक करना है कि ऑनलाइन सिस्टम का जो सीरियल नंबर हो गया टिकट का, वो काउंटर वाले से अलग है कि नहीं। कह रहे हैं काउंटर पे जाते हैं, आज की डेट में आपको याद भी नहीं गया होगा कि लास्ट टाइम काउंटर से टिकट कब खरीदी होगी। नहीं याद है मेरे को। उसके बाद और पॉइंट, एक और पॉइंट बोलो, जो एडवर्टाइजमेंट चलती होती है, पहले पहले 10 मिनट एडवर्टीजमेंट चलती है या कुछ लोकल एडवर्टीजमेंट चलती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट और उसकी रिकवरी हुई कि नहीं हुई, ये सारी चीजें, टिकट का सीरियल नंबर, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, प्रिंटेड टिकट्स ही चलेंगी। दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं सीरियल नंबर, ठीक है। कह रहे हैं जो ऑनलाइन वाले शो हैं और हर हफ्ते हर वीक वाले वो डिफरेंट होने चाहिए। किसी ने एडवांस बुकिंग करवा ली तो उसकी सेपरेट सीरीज चला के रखो। इन्वेंट्री देखो टिकट की प्रॉपर कस्टडी में है कि नहीं जो अंदर बैठे होते हैं। एक पॉइंट और अच्छा आप भूल रहे थे, डेली का जो कैश है वो बैंक में जमा करा रहे हो कि नहीं। और उसके बाद है फ्री पासेस, अगर आपने कोई दे के रखे हैं तो वो प्रॉपर सैंक्शनिंग अथॉरिटी थी जिसने दे के रखे थे। एंटरटेनमेंट टैक्स अगर इसके ऊपर लग रहा है तो उसकी कलेक्शन और उसकी पेमेंट गवर्नमेंट को हो रही है कि नहीं। चले जी आगे, इजी था। इसमें आपने ना 9th पॉइंट 7 टिक करो, 9 टिक करो, 10 टिक करो, 7, 9, 10 और 11, ये 4 पॉइंट कभी नहीं भूलने, क्योंकि ये बिल्कुल ही सिनेमा के साथ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। जर्नल पॉइंट्स पहले नहीं लिखोगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है कि नहीं, ये चीजें पहले सिनेमा वाली टिकट चीजें लिखोगे। पेपर में क्वेश्चन एक बार मैंने लिखा हुआ है कि एक बार आया हुआ है, एक बार नहीं आया हुआ, कम से कम 5 बार आया हुआ है। जैसे मैंने लिखा हुआ ना May 11 में स्पेशल 8 पॉइंट्स, तो May 11 तो एक बार ये आपको मैं दिखाना चाहता था, पेपर में आया हुआ है, तो कम से कम 4-5 बार आया हुआ है ये। उसके बाद है हायर परचेज या लीजिंग कंपनी की ऑडिट करने गए हो आप, क्या क्या चेक करोगे। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको हिंट दे के खत्म कर रहा हूँ ये पॉइंट। आप हायर परचेज या लीज पे एसेट खरीद नहीं रहे। अब जो कंपनीज ऐसी कंपनीज हैं जो लीज या रेंट पे एसेट्स देते हैं, अब जैसे मैंने सामने एक प्रोजेक्टर लगा के रखा हुआ है और एक लैपटॉप लेकर रखा हुआ है, मैंने हो सकता है ये भी तो हो सकता है ना कि मैंने ये वाला बैच रिकॉर्ड करना था और मैं किसी से 3 महीनों के लिए लीज पे रेंट पे लेके आ गया, तो वो जो रेंट पे दे रहे हैं ना उस कंपनी की ऑडिट कर रहे हो आप। ऑडिट ऑफ हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनी। सबसे पहला है प्रीलिमिनरी, देखो चारों पॉइंट वही है सेम, पहले 2 सेम है। उसके बाद है एडिक्वेट रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड ऑथराइजिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्टर टू एग्जीक्यूट एंड हायर परचेज एग्रीमेंट। कह रहे हैं जो एक डायरेक्टर है ना, इसको आप सिंपल कहूं मैं सैंक्शनिंग अथॉरिटी। सर आप तो हर पॉइंट पे बस यही टालते जा रहे हो, मैं क्या करूं, मीनिंग तो यही बन रहा है ना। कह रहे हैं कि जो लास्ट में, अब जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, अब जैसे एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस हर किसी की अपनी थोड़ी होती हैं। स्कूल की जो इतनी सारी बसेस होती हैं कि उनकी अपनी होती हैं। चितकारा की अगर मैं कहूँ 70 बसें हैं या 60 बसेस हैं, उनकी अपनी है नहीं, कुछ अपनी है कुछ लीज पे ली हुई हैं। तो वही देखो कि क्या डायरेक्टर जो लीज पे दे रहा है एसेट को ऑथराइज था कि नहीं था। और हायर परचेज एग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय ऑल द पार्टीज, चाहे वो ओनर हो चाहे हायरर हो। अब सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं हायर परचेज वाले, लीजिंग वाले नहीं पढ़ रहे, हायर परचेज वाले पढ़ रहे हैं। क्योंकि हायर परचेज में होता क्या है, आखिरी किस्त देने के बाद ओनर आप बन जाते हो। लीजिंग में आपको यू हैव टू रिफंड द एसेट टू मतलब ओरिजिनल ओनर। तो कह रहे हैं हायर परचेज में आपने क्या पॉइंट देखने हैं कि हायर परचेज प्राइस क्या है और कैश प्राइस क्या है। क्या मतलब है दोनों का? कैश प्राइस जो उस टाइम हम इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं, और हायर परचेज प्राइस जिसमें इंटरेस्ट भी हो रहा होता है। अच्छा, मैं आपको 2 प्राइसेस बोलता हूँ, ठीक है, मेरे को बताना मेरे को कौन सा प्राइस कहाँ पे लिखना है। एक मैं लिख रहा हूँ 47,000, एक मैं लिख रहा हूँ 50,000। मेरे को इन दोनों पे बस प्राइस बता दो कहाँ कहाँ लिखो।
हायर परचेज पे कौन सा प्राइस लिखूं? हायर परचेज में टोटल प्राइस होता है ना फिर उसका। तो मैंने ये दो प्राइस लिख दिए, सिर्फ मेरे को इतना बता दो इन दोनों में से कौन सा प्राइस ऊपर आएगा, कौन सा प्राइस नीचे आएगा। कैश प्राइस 50 और हायर परचेज प्राइस नहीं कैश प्राइस कम होता है ना, इंस्टेंट पेमेंट में तो कम होती है। ठीक है, तो कैश प्राइस कितना आएगा 47 और हायर परचेज प्राइस। 50। हाँ, ये हैं समझदार वाले लोग। जब आप कोई चीज सामान खरीदने जाते हो ना, आप कह रहे हो मेरे से अभी कैश ले यार दे दे, तो बंदा कह रहा है यार 47,000 दे, पास से कर पैसे दे दे भी। आप कह रहे हो हायर परचेज पे, कविता यू आर राइट कि उसमें थोड़ा इंटरेस्ट कंपोनेंट भी जुड़ा होता है। कहते हैं अगर हायर परचेज पे है तो मतलब किस्तों पे खरीदोगे, जब बन गई किस्तें तब लग गया ब्याज, तो हायर परचेज प्राइस आपका ज्यादा होता है, कैश प्राइस क्या होता है कम। तो कह रहे हैं जब आपने हायर परचेज एग्रीमेंट चेक करना है तो उसमें क्या क्या देखोगे। कह रहे हैं कि 50,000 वो देख लो कि हायर परचेज प्राइस क्या है या उसी एसेट का कैश प्राइस क्या है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्रीमेंट वो चेक कर लो। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो आपने पे करनी है उनकी ड्यू डेट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स और ड्यू डेट्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या चीज आपने किराए पे दी या हायर परचेज पे दी। और प्रोसीजर टू बी फॉलोड इफ डिफॉल्ट बाय हायर परचेजर, कि आप FIR करते हो, उससे क्रॉस चेक लेके रखे हुए हैं, पहले ही ब्लैंक चेक लेके रखे हुए हैं, ऐसा कुछ। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है वेब चेक करो कि आपको पेमेंट रेगुलरली मिल रही है कि नहीं मिल रही एज पर द एग्रीमेंट, वेदर द पेमेंट आर रिसीव्ड इन कैश, चेक द काउंटर फॉइल्स इशूड, यानी कि रसीद दे रहे हो उसको कि नहीं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस पोस्ट डेटेड चेक आर टेकन फ्रॉम हायर प्रोसीजर। पोस्ट डेटेड चेक मतलब आप पहले ही सारे उनसे ना रखवा लेते हो 12 के 12 चेक, और उसको बोलते हो कि 10 तारीख की डेट डाल दो, हर महीने मैं पैसे थोड़ी मांगने आऊंगा, मेरे को 10 चेक आज ही दे दो। तो बंदे क्या करते हैं पोस्ट डेटेड डेट डाल देते हैं, उसके ऊपर वो अपने आप ही बंदा भर लेता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये चलता है। और फिर देखो क्या चेक्स उस ओनर ने प्रॉपर कस्टडी में रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए। फिर जब वो सारी पेमेंट क्लियर हो जाएगी, ठीक है, तो या तो उसको वापस कर देगा अगर एक्स्ट्रा हुए, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि 12 किस्तें हैं तो 12 चेक लेके रख लेगा। अब ओनर क्या करेगा, हर 10 तारीख को वो चेक में अमाउंट भरेगा, अमाउंट भी भरी होती है, साइन भी हुए पड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन लगाता कब है, अगले अगले महीने में। अगेन लीजिंग, लीजिंग में आप उसका MOA चेक कर लो। देखो 4 पॉइंट तो ये सेम ही है, तीसरा पॉइंट डिफरेंट है, तीसरे पॉइंट को स्टार। लेसी की क्रेडिट एनालिसिस चेक कर लो कि भाई वो पैसे देने के लायक भी है कि नहीं है फ्यूचर में। अब लीज एग्रीमेंट में क्या क्या पॉइंट देखोगे, देख लोगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसर क्या है, लीज क्या है, कौन सी इक्विपमेंट है और किस जगह पे उसने इंस्टॉल करी है। लीज हमेशा होती है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। हायर परचेज रेंट एग्रीमेंट आपके साल 2 साल 3 साल हो जाते हैं, लीजेस तो लंबे लंबे समय के लिए चलती हैं। फिर देख लो स्टिपुलेशन रिगार्डिंग द यूज ऑफ इक्विपमेंट, क्या के लिए वो हमारी इक्विपमेंट लेके जा रहा है। अब जैसे किसी ने क्या करी, स्कूल बस लेके चला गया, मतलब वो बस लेके चला गया, कहता मैंने स्कूल पर्पस के लिए यूज करनी है, लेकिन वो एम्बुलेंस के लिए यूज करने चला गया, तो आप पर्पस पहले बताओगे। फिर है टेनर ऑफ लीज, ड्यू डेट्स, लेट चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, इक्विपमेंट शैल बी रिटर्न्ड एट द लास्ट में उसको रिटर्न कर देनी है। और कुछ एग्रीमेंट हैं जो प्रोहिबिट करते हैं फ्रॉम द सबलीज, तो आपको सबलीज या सबलेट पे नहीं देने। और देख लो क्या इनवॉइसेस रिटेन्ड इन सेफली हैं कि नहीं, किसके पास पड़ा होगा इनवॉइस, लेसर के पास, क्योंकि लेसी तो देखा जाए तो किराएदार हो गया ना। फिर आप देख लो एक्सेप्टेंस लेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेसी इंडिकेटिंग दैट इक्विपमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन ऑर्डर एंड एक्सेप्टेड टू द लीज। कह रहे हैं जब आपने मशीन वहां पे पहुंचा दी ना, तो उससे भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखवा के ले लो कि आपके पास पहुंच गई, अब आपकी कस्टडी में है, 10 साल बाद मुझे वापस कर दोगे। इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपीज वगैरह भी चेक कर लो। डन। क्या पॉइंट थे, हायर परचेज के और लीजिंग के। यहाँ पे आप और पॉइंट जोड़ सकते हो कि क्या वो लीज फाइनेंशियल लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है, एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, एच के बाद लिख दो, एच के बाद क्या आता है, तो आई में लिख दो वेदर इट इज फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। आज का आखिरी फिर समाप्ति, ऑडिट ऑफ होटल्स। बीच में नहीं देखते, वैसे ही बताओ। इनकम्स दी हुई है इसकी, कुछ कैपिटल आइटम्स दी हुई हैं, कुछ इंटरनल कंट्रोल दिया हुआ है। अगर आप इन सबको छोड़ के जर्नल पॉइंट देखें, जैसे आपने सिनेमा के बड़े सारे पॉइंट बताए थे, होटल्स में क्या क्या चेक करना चाहोगे।
JW मैरिड में गए आप, उनकी ऑडिट करनी, खाने पीने नहीं, ठीक है। जो आपके पास बचेगा पैक करवाओगे, उसको तो आप लिखोगे नहीं ना, समझ रहे हो ना। होटल में गए तो उनसे भी तो खाओगे पियोगे ना, तो खाओगे पियोगे, कुछ पैक करवा के आओगे, उसको छोड़ के और क्या क्या पॉइंट लिखोगे। देखिए क्या रेजर्वेशन में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, क्या कितने कस्टमर्स stay आ रहे करने हैं, आ रहे हैं, रजिस्टर और किसका कितने register? restaurant पे आ रहे हैं। क्या 35 AD में है अरे क्या? स्पेसिफाइड बिजनेस में है। हाँ। स्पेसिफाइड बिजनेस बिजनेस। होता ही है वो। अच्छा, specified। होटल में होता है वो। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट बोल सकते हो। क्या वो स्पेसिफाइड 35 AD में है कि नहीं? वाह, Audit। Depreciation अच्छा मदद करेगी। तो क्योंकि वो सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं और रूम्स वगैरह भी हैं हाँ, उसमें। ये पॉइंट अच्छा है ना, ऐसे पॉइंट बोलो ना तब मजा आए। कुछ स्पेसिफिकली पॉइंट बोल रहे हो, रेस्टोरेंट सर्विसेज है कि होटल, मतलब आप होटल कर रहे हैं तो आपको ये बोलना है कि सिर्फ रूम रेंट है कि रेस्टोरेंट सर्विसेज भी हैं। चलो ठीक है, और बोलो। तो कितने फुटफॉल होते हैं, मतलब कितने क्या होते हैं? फुटफॉल, मतलब कितने कस्टमर आ जाते हैं ऑन एन एवरेज ईयरली। ओके ठीक है, और बुकिंग्स कितनी होती हैं, यानी कितना वैकेंट रहता है। और किस किस के साथ क्या क्या कोलैबोरेशन कर रखे हैं, जैसे जोमेटो वगैरह। बिल्कुल बढ़िया पॉइंट, बहुत बढ़िया कि जोमेटो के साथ या हाँ लिख कर है तो उसका लाइसेंस लिया हुआ कि नहीं लिया हुआ। और जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं उनका अलग से, पार्ट्स क्या? जितने अलग अलग सेगमेंट्स बन रखे हैं उस होटल में, जैसे Departments। जैसे कि डिपार्टमेंट्स में मैरिज हॉल्स, रेस्टोरेंट्स या हम्म, फिर रूम्स वगैरह, सबका अलग अलग कैश ठीक है। और उसमें जो उनसे स्टाफ है वेटर वगैरह वो कैसे हैं, मतलब ठीक ठीक है या कि कैसे है, मतलब बढ़िया भाई, अच्छे हो। क्वालिफाइड है कि एमबीए वगैरह graduate उससे है आपकी ना? ऑडिट का क्या होगा कि फिर क्वालिफाइड है कि salary नहीं। पता चले। तो सैलरी बोलो ना, आप ऑडिट करने के आप बोल रहे हो भाई संस्कारी है कि नहीं। भाई गाली नहीं देनी, अगर तूने गाली दी मैं ऑडिट रिपोर्ट में लिख दूंगा। आप एम्प्लॉइज की सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हो, वो ठीक था। और ऑथराइज्ड होटल है या नहीं है, ऑथराइज होटल कौन होते हैं? लाइसेंस है FSSA लाइसेंस, obtained from government। ठीक है, तो उसका अगर लाइसेंस होता होगा होटल्स ऑपरेट करने का तो वो लिए कि नहीं। और उनकी क्रेडिट Quality रेटिंग चेक कैसे कर लो, वही 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, क्वालिटी नहीं चेक करनी। गूगल पे अब अगर मेरे को नॉन वेज अच्छा नहीं लगता फिर नहीं नहीं, मतलब जो सा वो सामान ले रहे हैं नहीं vegetables नहीं वगैरह। नहीं नहीं, आपको लग रहा है कि ये पॉइंट आप लिख सकते हो ऑडिट में, लिख देना फिर आप। तो ऑडिट ऑफ मतलब ये वेजिटेबल की क्वालिटी नहीं लिखनी। अगर वो लीज पे है तो उसकी क्या हाँ, आप इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दो कि इन्वेंट्री कितनी उनके पास पड़ी रहती है। यार सब्जी ये पेरिसेबल फूड्स हैं। अगर बिल्स वगैरह, अगर वो लीज पे है तो उसके क्या हाँ, rent अगर वो charge है? लीज पे है या रेंट वगैरह पे है तो क्या चार्जेस हैं। अगर ओन्ड है तो क्या टाइटल है, क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन देते हैं। एक पॉइंट अब मैं आपको अच्छे वाला बोलता हूँ, अगर वो एज अ बैंक्वेट वो अगर हायर देते हैं शादियों पे, ठीक है, या सेमिनार्स पे, तो वो बैंक्वेट हॉल की एंट्रीज किस हिसाब से करते हैं, उनसे चार्ज किस हिसाब से करते हैं। अगर उनकी कैटरिंग सर्विस भी है बीच में तो किस हिसाब से चार्ज करते हैं। अगर उनका आउटडोर भी है, ठीक है, अगर उन्होंने बाई चांस सब लीज पे दे रखी है कुछ पोर्शन वो, तो ये सब चीजें हैं। जल्दी से देखते हैं रेवेन्यूज की कैसे चेक करोगे। सबसे पहले जो विजिटर्स हैं तो उनका अलग से रजिस्टर मेंटेन है कि नहीं, है ना। तो कह रहे रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फूड स्टफ ड्रिंक्स, उसकी कॉपीज ये चेक कर लो। विजिटर्स का लेजर, ठीक है, वो चेक कर लो कि उनकी डेली रूटीन क्या है। बोर्डिंग या लॉजिंग, उनका सामान आना जाना, ये वो चीजें। मैरिज, रिसेप्शन, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स के लिए अगर आपने अलग अरेंजमेंट कर रखे हैं उसको देख लो। पेमेंट में देख लो, पेमेंट में क्या है, कमीशन, ट्रैवल एजेंट, ये पॉइंट आप भूल गए थे। फर्स्ट को इसको सर्कल करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो। ये ट्रैवल एजेंट या बुकिंग एजेंट को देते हो ना, goibibo.com, ये चीजें। उसके बाद परचेज एंड इश्यू ऑफ फूड स्टफ्स, क्रॉकरी शुड बी प्रॉपरली ऑथराइज होनी चाहिए। मैगजीन या जर्नल परचेज करते रहते हो, ठीक है, वो देख लो। सैलरी या ईयरली इंक्रीमेंट टू स्टाफ, वो चेक कर लो। कोई रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे हैं। कैपिटल एसेट्स चेक कर लो, अगर लीज पे हैं या ओन्ड है। ओन्ड है तो उसकी डेप्रिसिएशन चेक कर लो। आरबीआई की कॉम्प्लाइंसेस, अगर वहां पे आपने कोई फेमा जैसे जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं उसमें ही वो एक छोटा सा डिपार्टमेंट खुला होता है एनआरआईज के लिए कि आप अपनी मनी एक्सचेंज कर सकते हो, तो फिर वहां पे आरबीआई और फेमा की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। इंटरनल कंट्रोल, आने जाने वाली गाड़ियां चेक कर लो, ठीक है, ये सब चीजें आपके पास है। डन। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है खत्म।
नेक्स्ट अपन कल नया चैप्टर एक शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में से आपके पास पेपर में आने वाला है 6 से 12 नंबर का, ठीक है। कल के टेस्ट फिर क्लास से पहले होगा?